जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बहुलक, जिसका हमारे और आपके डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज है। बहुलक जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीमर। पॉली का मतलब होता है मेनी और मर्स का मतलब होता है, पॉली का मतलब मेनी और मर्स का मतलब यूनिट, मतलब मेनी यूनिट यानी बहुत सारे एकलक से मिलकर जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक। सवाल उठता है कि एकलक क्या होता है और ये कैसे आपस में जुड़ते हैं, ध्यान दिया जाए। ये है इथिलीन C2H4। आप सभी स्टूडेंट ये भी चीज समझ सकते हैं कि बहुत सारे लघु उद्योग के रूप में पॉलीथीन का निर्माण चल रहा है। पॉलीथीन बनता है इथिलीन को जब हाई प्रेशर के साथ इथिलीन गैस को हीट किया जाता है, यानी O2 एट हाई प्रेशर, यानी ऑक्सीजन को काफी तेजी से इथिलीन गैस से होकर गुजारा जाता है और साथ साथ हीट किया जाता है, तो ये पॉलीथीन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कैसे कन्वर्ट होता है जरा ध्यान दिया जाए। यहाँ इथिलीन में पाई बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, जैसे ये पाई बॉन्ड टूटता है दोनों तरफ कार्बन के सिग्मा बॉन्ड आ जाता है और ये सभी CH2 यानी सभी इथिलीन के मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ लेता है, यानी एक सिग्मा बॉन्ड इधर आ गया और एक सिग्मा बॉन्ड इधर आ गया। अगर सपोज दैट आप अपने माइंड में ये सोच के चल रहा है कि यहाँ दो मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर 4 बार CH2 दिखाई दे रहा है। अगर आप 10 मॉलिक्यूल सोच के चल रहे हैं तो 20 बार CH2 एक सीधे चेन में नजर आएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ आप पढ़ने जा रहे हैं बहुलक, जिसमें से इसको कहते हैं मोनोमर्स। जानिए यही है एकलक और इससे मिलकर जो बना वो बना बहुलक यानी पॉलीमर। और आपको पता होना चाहिए कि इथिलीन है और इथिलीन आपस में जब मिल जाता है तो बन जाता है क्या? पॉलीथीन। पॉलीथीन, इथिलीन और इथीन दो नाम है इसका, कॉमन नेम इथिलीन और आईयूपीएसी नेम इथीन। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, पॉली का अर्थ होता है मेनी एंड मर्स का अर्थ होता है यूनिट। साधारणतः अणु जब अधिक संख्या में परस्पर संयोजित होकर बृहद अणु का निर्माण करते हैं इस यौगिक को क्या कहते हैं? बहुलक। इस बहुलक का उपयोग कहाँ होता है? घरेलू सामान, कपड़ा, फर्नीचर, स्वचालित वाहन, अंतरिक्ष यान, जैव चिकित्सा और सर्जरी में जो भी सर्जरी का उपकरण आप देखते हैं वो प्लास्टिक उसमें जरूर यूज किया जाता है और फाइबर का बना होता है। तो कहने का मतलब है कि ये सभी बहुलक के एग्जाम्पल हैं। अब बहुलीकरण, इसमें एक शब्द है बहुलीकरण अभिक्रिया क्या है? तो जो बहुत सारे एकलक मिलकर बहुलक का निर्माण करते हैं जिस प्रक्रम के द्वारा, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? बहुलीकरण। तो वह प्रक्रम जिसमें एकलक बहुलक में परिवर्तित हो जाता है बहुलीकरण अभिक्रिया कहा दीजिए। ध्यान दीजिए अच्छे से। इथिलीन यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए, जो लोग एकदम कमजोर 0.001 जीबी के है इसको एकलक कहा जा रहा है, यही मोनोमर्स है। और ये बहुलक है जिससे मिलकर बहुलक बनता है उसको एकलक कहते हैं। तो यहाँ इथिलीन के मिलने से बना है तो यह इथिलीन कहलाएगा एकलक, यही कहलाएगा मोनोमर्स और ये पॉलीथीन कहलाएगा पॉलीमर्स। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए क्योंकि आगे बार बार हम रासायनिक समूह नहीं बोलेंगे, हम मोनोमर्स शब्द का ही यूज करेंगे, एकलक का ही। अब यहाँ बृहद अणु, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बहुलक और बृहद अणु में क्या अंतर है? बहुलक बहुत सारे एकलक के मिलने से बड़ा होता है, जबकि बृहद अणु स्वयं एक बड़ा अणु होता है। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है क्लोरोफिल का, और ये क्लोरोफिल का फॉर्मूला C55H72O5N4N4। तो C55H72O5N4N3 में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो आया है वो ये है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? बाकी सभी अधातु है।
कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? अधातु है। केवल एक अकेला मैग्नीशियम धातु है। तो ये याद रखेंगे। एक स्टेटमेंट है, जिस तरह से आप सभी स्टूडेंट याद कर लिए हैं कि सभी अयस्क खनिज, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क। तब उसी के तर्ज पर यहाँ कि सभी बहुलक बृहद अणु होते हैं, लेकिन सभी बृहद अणु बहुलक नहीं होते हैं। तो ये था आपका अंतर दोनों के बीच। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि इस चैप्टर का 90% केवल बहुलक के वर्गीकरण से भरा पड़ा है। अभी हम लोग बहुलक का ये वर्गीकरण जो पढ़ने जा रहे हैं पुनरावृत्त इकाइयों के आधार पर, रिपीटिंग यूनिट के आधार पर, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, बहुलक का यहाँ वर्गीकरण पुनरावृत्त इकाइयों के आधार पर आप पढ़ने जा रहे हैं। एक का नाम है समबहुलक, दूसरे का नाम है सहबहुलक। आज के बाद देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये समबहुलक है, ये सहबहुलक है। बस देखना क्या है, जरा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर प्रोपिलीन का N मॉलिक्यूल आपस में जुड़ा और बन गया पॉलीप्रोपिलीन। तो एक लाख केवल एक प्रकार का आया है, कौन? प्रोपिलीन। इससे पहले हमने एग्जांपल दिया इथिलीन का। इथिलीन में आप सभी स्टूडेंट देख पाए इसका N अणु जुड़कर पॉलीथीन बना दिया। तो हमारा कहने का मतलब है जब एक ही प्रकार का एकलक आएगा, एक ही प्रकार के एकलक के जुड़ने से लगातार बहुलक बनेगा तो समबहुलक। और जब आएगा एकलक जरूर, लेकिन अलग अलग प्रकार का आएगा और उसके मिलने से बहुलक बनेगा तो सहबहुलक। जैसे आप सभी स्टूडेंट नायलॉन 66 का ये निर्माण जरा ध्यान दीजिए। ये नायलॉन 66 एक सहबहुलक है। इसका प्रूफ आपके सामने है कि यहाँ एक प्रकार का एकलक नहीं, दो प्रकार का एकलक का इस्तेमाल हो रहा है। एक हेक्सामेथिलीन डायमीन और दूसरा एडीपी एसिड। इस दोनों के मिलने से आप देख पा रहे हैं नायलॉन 66 बन रहा है, जो अपने आप को साबित कर रहा है कि हम सहबहुलक हैं। हम एक प्रकार के एकलक से नहीं बने, हम कम से कम दो प्रकार हैं। और वो दो प्रकार में पहला एकलक कौन है? हेक्सामेथिलीन डायमीन और दूसरा ये दोनों क्या कहलाएगा? एकलक। और ये क्या कहलाएगा? बहुलक। तो इस तरह से रिपीटिंग यूनिट के आधार पर बहुलक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समबहुलक और सहबहुलक। जो आप समझ पाए वैसे बहुलक जिनके पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाइयां केवल एक ही प्रकार के मोनोमर्स इकाइयों से होती है, एक ही प्रकार का, जैसे इथिलीन, पॉलीथीन। और जब नायलॉन 66 का बात आ रहा है तो हेक्सामेथिलीन डायमीन एडीपी एसिड दो तरह का मोनोमर जुड़ा तब नायलॉन 66 बना। तो ये सहबहुलक। तो वैसे बहुलक जिनकी पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाइयां दो या दो से अधिक प्रकार के मोनोमर से मिलकर बनी होती है, सहबहुलक कहलाते हैं। स्टार्ट हो रहा है उत्पत्ति के आधार पर। ध्यान देंगे, सोर्स ऑफ ऑरिजिन के आधार पर अगर बहुलक का वर्गीकरण करें तो बहुलक तीन प्रकार का होता है। एक पहला जो डायरेक्ट नेचर से प्राप्त होता है, प्राकृतिक बहुलक। अब नेचर में क्या है? पेड़ पौधे, जीव जंतु। तो इससे प्राप्त होगा, इसको प्राकृतिक बहुलक। याद हो गया? संश्लेषित बहुलक डायरेक्ट लैब में, प्रयोगशाला में, जिसमें कोई प्राकृतिक चीज का उपयोग नहीं होता, तो वो कहलाएगा संश्लेषित बहुलक। और अर्ध संश्लेषित प्राकृतिक बहुलक में ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, आधुनिकीकरण करके, बदलाव ला मिक्सिंग करके लैब में तैयार होता है, तो वो अर्ध संश्लेषित। याद हो गया तीनों? पहला प्राकृतिक, जो डायरेक्ट प्रकृति से, पेड़ पौधे, जीव जंतु से प्राप्त होता है, प्राकृतिक बहुलक। दूसरा सिंथेटिक संश्लेषित बहुलक, डायरेक्ट मानव द्वारा प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, वो कहलाता है सिंथेटिक। और सेमी सिंथेटिक अर्ध संश्लेषित इसको बोलते हैं, जो प्राकृतिक बहुलक में
प्राकृतिक बहुलकों द्वारा प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है उसको देखिए, जरा ध्यान दीजिए। ये सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक है और उसका मॉडिफिकेशन करके उससे तैयार किया गया सेलुलोज स्टेट, उससे तैयार किया गया सेलुलोज नाइट्रेट। तो ये सभी अब हो गए और संश्लेषित। इसको शुरू से एक बार देख लिया जाए। वैसे बहुलक जो प्रकृति अर्थात जंतु या पेड़ पौधे से प्राप्त होते प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। स्टार्च आपको बता दे, इसका डिफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा कीमती इसका एग्जाम में हमेशा पूछता है कि स्टार्च निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, कौन से प्रकार का, प्राकृतिक, संश्लेषित और संश्लेषित, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक बहुलक। पॉलिस्टर निम्नलिखित में से किस प्रकार का बहुलक, संश्लेषित और संश्लेषित, प्राकृतिक, इनमें से कोई नहीं। जवाब होगा संश्लेषित। तो ध्यान देंगे ये सब। तो मनुष्य द्वारा निर्मित बहुलक को हम लोग जो प्रयोगशाला में प्राप्त किए जाते हैं करते हैं वो कहलाता है संश्लेषित। अब बात करते हैं अर्धसंश्लेषित। वैसे बहुलक जो प्राकृतिक बहुलकों के द्वारा प्रयोगशाला में विकसित किया जाता है अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाता है। सेलुलोज स्टेट, सेलुलोज नाइट्रेट किट। स्टार्ट हो रहा है वर्गीकरण का तीसरा कॉन्सेप्ट। जल्दी से बताइए, पहला किस आधार पर पढ़े? पुनरावृत्त इकाई अगर एक प्रकार का होगा तो सब होगा, एक से अधिक प्रकार का होगा। दूसरा उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक और अब संरचना के आधार पर। अगर स्ट्रेट लाइन एक लाइन में ऐसे हो, ठीक है, तो रैखिक श्रृंखला होगा। अब इसी में ब्रांच निकल जाएगा तो हो जाएगा शाखित श्रृंखला होगा। और जब ये सभी बहुत सारे ब्रांच वाले आपस में जुड़ जाएंगे तो इसी को कहते हैं तिर्यक बंधित। एक बार में तीनों का स्ट्रक्चर अपने माइंड में सेट कीजिए और तब इसका पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। संरचना के आधार पर बहुलक का हो जाए। जैसे अब इसका एक एग्जांपल जिससे कि माइंड में थोड़ा बनेगा। इथिलीन का बाई बॉन्ड टूटा, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो CH2 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 को एक सीधे में जोड़ रहा है, ठीक हो गया। और उसी में बीच बीच में भी कहीं जोड़ने लगे तो हो जाएगा शाखित हो जाएगा। और सभी श्रृंखला जो बन रहा है वो सब आपस में जुड़ जाए, ये तो तैयार है। तो यहाँ पर पूरा फिगर आपके माइंड में बनना चाहिए। ये बाई बॉन्ड थोड़ा ठीक से नहीं लिखा, ये इस तरह से रहेगा और तब इसका बाई बॉन्ड टूटेगा। तो बोलिए बाई बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और ऐसा ए अणु है तो ऐसे ही सब तोड़ेगा अपना बॉन्ड, और अपना बॉन्ड जैसे ही तोड़ेगा तो एक लाइन में सीधा ऐसे बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रैखिक, मतलब रैखिक श्रृंखला बहुलक, यानी कि ध्यान दिया जाए रैखिक श्रृंखला बहुलक। इसी का एक एग्जांपल इथिलीन, इसी का एक एग्जांपल पॉलीप्रोपिलीन का निर्माण। वैसे बहुलक जो मोनोमर्स परस्पर एक रैखिक श्रृंखला में जुड़े होते हैं रैखिक श्रृंखला बहुलक कहलाते हैं। एग्जांपल HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, नायलॉन, PVC। नेक्स्ट है शाखित श्रृंखला बहुलक। वैसे बहुलक जिसमें रैखिक श्रृंखलाएं रैखिक श्रृंखलाओं में कुछ शाखाएं होती है, मतलब जो चेन चलेगा उसमें बीच बीच में ब्रांच भी निकला रहेगा और इस ब्रांच से भी दूसरे एटम और ग्रुप जुड़े रहेंगे, इसलिए ये इसका नाम पड़ा है रैखिक शाखित श्रृंखला बहुलक। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, स्टार्च, ग्लाइकोजेन, ये सब। तिर्यक बंधी बहुलक, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्या है कि अगर ब्रांच चल रहा है एक और ये सभी ब्रांच भी आपस में जुड़ जाए तो इसी से तैयार होता है क्या, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो जहां ऐसा देखा जाएगा तो उस पॉलीमर को हम क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कहते हैं, इसलिए इस पॉलीमर का एक नया नाम दिया गया है नेटवर्क पॉलीमर। एक चीज और, जो हम लोग नेचुरल पॉलीमर पढ़े उसी का एक और नाम है जैव बहुलक, ठीक है, बायो पॉलीमर। तो याद रखिएगा प्राकृतिक बहुलक को ही जैव पॉलीमर कहते हैं और यहाँ तिर्यक बंधित बहुलक को क्या कहते हैं, नेटवर्क बहुलक कहते हैं। तो वैसे बहुलक जिसमें समीप की बहुलक श्रृंखलाएं पार्श्व श्रृंखलाओं से, समीप की बहुलक श्रृंखलाएं पार्श्व श्रृंखलाओं से, ये है समीप का एक बहुलक श्रृंखला चल रहा है और ये पार्श्व इसके समानांतर जो है उससे जुड़ गया, तो यहाँ से जो बहुलक तैयार होगा इसी को कहते हैं तिर्यक बंधित बहुलक। तो वैसे बहुलक जिसमें समीप की बहुलक श्रृंखलाएं
पांच श्रृंखलाओं से जुड़ी होती है तिर्यक बंधित बहुलक कहलाते हैं बेकेलाइट, मेलामिन, ग्लिप्टॉल, ये सब। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे बेसिस पर जिसका नाम है संश्लेषण की प्रकृति के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस। अब ये समझने लायक है, कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है, ध्यान दीजिए। पहला हम लोग पढ़े किसके आधार पर, रिपीटिंग यूनिट के आधार पर, पुनरावृत्ति इकाइयों के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा संरचना के आधार पर, और चौथा संश्लेषण। तो एक बार में इसका कॉन्सेप्ट माइंड में सेट करते रहे। दो तरह का होता है, एक योगात्मक, एक संगठनात्मक। तो योगात्मक बहुलक कैसे आप पहचानेंगे और संगठनात्मक, तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। जब एक ही प्रकार का मतलब जब बहुलक का निर्माण होगा तो बहुलक के निर्माण के बाद कोई सह उत्पाद नहीं निकलेगा, यानी कहने का मतलब आप बताइए जल्दी से। एरो के बाद प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक मेन प्रोडक्ट और एक। तो जहां पर एकलक के मिलने के बाद कोई सह उत्पाद बाहर नहीं निकलता है तो वो योगात्मक बहुलक होता है। सब जुड़ जाता है, कुछ भी बाहर नहीं निकलता है, तो उसको कहते हैं हम योगात्मक बहुलक। बढ़िया से देखिए, इथिलीन अगर जुड़ जाए तो पॉलीथीन बनने के बाद क्या प्लस में कुछ निकल रहा है, हमारा बात अब तब समझेंगे जब रिएक्शन देखेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान दिया जाए, हेक्सामेथिलीन डायमीन रेडियोनिक एसिड जुड़ गया, जुटने के बाद नाइलॉन 6 तो बन गया, देखिए प्लस में भी है H2। तो कोई सह उत्पाद NH3, H2O, CO ये सब अगर निकले सह उत्पाद के रूप में बहुलक बनने के बाद तो वो कहलाता है संगठनात्मक बहुलक। और योगात्मक नाम से स्पष्ट है, क्या हो जाएगा, सबका योग हो जाएगा, कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। देख सकते हैं इथिलीन, यहाँ पॉलीप्रोपिलीन जुट कर, मतलब प्रोपिलीन जुट कर पॉलीप्रोपिलीन बना दिया। क्या कोई प्लस में है, क्या कोई सह उत्पाद है, क्या कोई बाई प्रोडक्ट है, नहीं। तो यही से कॉन्सेप्ट बना है। वैसे बहुलक जिनका निर्माण साधारण और मोनोमर्स के पुनरावृत्ति योग से बिना किसी सह उत्पाद के निराकरण के होता है। जब बाई प्रोडक्ट निकलेगा तो वो कहलाया जाएगा संगठनात्मक बहुलक, और नहीं निकलेगा तो योगात्मक। योगात्मक मतलब सभी मोनोमर्स जुट गए, कुछ भी उसका बाई प्रोडक्ट नहीं निकला, केवल पॉलीमर्स बना। लेकिन यहाँ जरा देखा जाए, वैसे बहुलक जिसका निर्माण मोनोमर्स की पुनरावृत्ति इकाइयों के योग से होता है, लेकिन कुछ सरल अणु जैसे NH3, H2O, CO2, HCl के निराकरण या निष्कासन द्वारा होता है, मतलब साथ साथ ये भी निकलता है। तो इसी को क्या कहते हैं, संगठन बहुलक। और इसी को का दूसरा नाम, ये जो प्रोसेस होता है जिसका निर्माण जो होता है वो पूरा स्टेप वाइज होता है, इसलिए इस पॉलीमर के नाम के आगे जोड़ दिया गया है स्टेप वाइज ग्रोथ पॉलीमर। पूरा इसका नाम स्टेप वाइज ग्रोथ पॉलीमर भी है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है नायलॉन 6। कल इसको फिर से पढ़ाकर कब आगे लेकर चलेंगे। आज